गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थी जो हिंदी व्याकरण की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के समक्ष मैं आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी भाषा की जो इकाई है वर्ण या ध्वनि, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो वर्ण वह भाषा की एक सबसे लघुतम इकाई है। ठीक है ना। वर्ण क्या है? भाषा की एक सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वह कहलाता है वर्ण। ठीक है ना। और जब हम जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके खंडन नहीं हो सकते हैं, वह मूल वर्ण ही ध्वनि कहलाती है। ध्वनि मतलब आवाज। ठीक है ना, शोर। ठीक है ना, वही। और वर्णों का जब हम क्रमबद्ध रूप से रखते हैं, ठीक है ना, क्रमबद्ध वर्णन उनका करते हैं, तो तभी वो वर्णमाला कहलाती है। ठीक है ना। वर्ण मैंने कहा था कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई है। ठीक है ना, जिसके हम खंडन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अब वर्ण है ना। अब इसी मूल ध्वनि जो होती, इससे जो मूल ध्वनि मुख्य रूप से जो आवाज उत्पन्न होती है, उस है ना, जिससे हम खंडन नहीं कर सकते हैं, उसी को हम ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है ना। जब इन्हीं वर्णों को हम क्रमबद्ध रूप से रखते हैं, ठीक है ना, तो उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना। तो हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करेंगे तो हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण है। ठीक है ना, जिसमें 11 स्वर, ठीक है ना, और 33 व्यंजन तथा अनुस्वार और विसर्ग लगाकर क्या होते हैं? कुल 46 वर्ण होते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम 11 स्वर वर्ण की बात करेंगे, जिसमें ओ आ ई उ री ए आई ओ आओ। ठीक है ना। ये क्या है? 11 स्वर है, मूल स्वर 11 है। ठीक है ना। और स्वर किसे कहते हैं? आप कहेंगे कि ये स्वर कैसे हैं, स्वर किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो स्वर वह वर्ण या ध्वनि होती है जिनका उच्चारण हम निरंतर कर सकते हैं। ठीक है ना। जिनका उच्चारण करने में कोई रुकावट या कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है ना। तो जैसे ओ आ ई उ, ये क्या है? स्वतंत्र ध्वनियां हैं। ठीक है ना। जैसे इसके बाद हम व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन में क्या होता है? जैसे क बोलेंगे, क के साथ ओ का उच्चारण होता है। ठीक है ना। अब बिना ओ के क का उच्चारण नहीं हो सकता है, इसीलिए ये स्वरवर्ण नहीं हो सकते हैं, ये स्वतंत्र नहीं है। और जबकि ये ओ भी स्वतंत्र है, आ भी स्वतंत्र है। आ, ठीक है ना, आ के पीछे ओ का उच्चारण नहीं हो रहा, न ई का हो रहा, सीधा हम आ बोल रहे हैं। ठीक है ना। भले वो है ओ धन ओ से मिलकर बना हुआ आ, लेकिन आ सीधा डायरेक्ट हम उसका उच्चारण करते हैं तो वह स्वतंत्र वर्ण है। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो 11 मूल स्वतंत्र वर्ण हैं वह स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना। स्वरों में भी स्वरों के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है ना। ह्रस्व स्वर में होता है जिनके उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, सिर्फ एक मात्रा का उच्चारण जिसमें होता है। जैसे ओ, आ बोलेंगे तो 2 मात्रा है, ओ धन ओ, 2 मात्राओं से मिलकर बना है, इसलिए ये क्या नहीं हो सकता है? मूल यार ह्रस्व स्वर नहीं हो सकता। ई, अब बड़ी ई बोलेंगे तो ई धन ई बराबर ई, या ऊ, छोटी ऊ होगी। ठीक है ना। बड़ी ऊ नहीं होगी, क्योंकि वो छोटी ऊ धन छोटी ऊ मिलकर बना है, इसलिए वह क्या नहीं है? ह्रस्व स्वर नहीं है। ठीक है ना। ये ह्रस्व स्वर है ओ ई ऊ, और ए ये क्या है? ह्रस्व स्वर है, और री। ठीक है। और दीर्घ स्वर हो जाएगा, जैसे आ, ओ धन ओ बराबर आ, ई, बड़ी ई धन ई बराबर ई, बड़ी ऊ। ठीक है ना। आऊ, ठीक है ना, ये क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो। ठीक है ना। तो फिर ये तो स्वर और ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तीसरा है प्लुत। ठीक है ना, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर हो गया जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर हो गया जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, और तीसरा प्लुत स्वर है जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है ना। जैसे हम कहेंगे हरि ओम, हरि
ओम, हरि ओम, ठीक है, 3 मात्रा का श्री राम, ठीक है ना, या ओम, या कहेंगे शिव ओम, तो ये क्या क्या होंगे, प्लुत स्वर होंगे, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त स्वर वर्णों को हम जाति के आधार पर भी हम इस स्वरों का विभाजन करते हैं, ठीक है ना। और जाति के आधार पर स्वर हमारे पास जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो एक तो है सजातीय स्वर और दूसरा है विजातीय स्वर, ठीक है ना। और सजातीय स्वर में क्या होता है, जैसे ओ, आ, ई, ई, उ, उ, 2 के जोड़े में, ये क्या है, इसे क्या कहेंगे, सजाती स्वर, जो सजने वाले हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को सजाते हैं, एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, एक दूसरे से मिलकर बनते हैं। ओ धन ओ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर उ, तो ये कहलाएंगे सजातीय स्वर। अब विजातीय स्वर, जिनका कोई मेल नहीं होता है आपस में, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जैसे ओ, ई, उ, ओ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, विजातीय स्वर हो जाएंगे। समझ में आ गए होंगे। सजातीय स्वर जो एक दूसरे से सजते हैं, जिनकी शोभा एक दूसरे से बढ़ती है और एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं ना। सजातीय एक दूसरे से मिले होते हैं, एक दूसरे से जिनका संबंध होता है, ठीक है ना। तो ये हो गए स्वर वर्ण, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करेंगे व्यंजन वर्ण की, है ना। हमने कहा था कि 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और 2 क्या होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इस प्रकार हिंदी में वर्णमालाओं की कुल संख्या हो गई 46, ठीक है ना। तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, ठीक है ना। अब व्यंजन वर्णों को हम सीधे रूप में, अगर हम सीधे रूप में हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी भी होगी, ठीक है ना। अब वरना हम अनपढ़ों की तरह गिनते नहीं रहेंगे, क ख ग घ ग उंगलियों पर गिनना ये अनपढ़ लोगों का काम है, निरक्षर लोगों का काम है, ठीक है ना। तो हमें एक साक्षर लोग हैं, तो हम साक्षरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, हम साक्षर हैं तो इसका लाभ हमें मिलना चाहिए कि हम उसकी सूक्ष्म विधियों को, ठीक है ना, समझें और समझाने का प्रयास करें, ठीक है ना। कि व्यंजन के वर्ण क्या होते हैं, जैसे स्पर्श प्रथम है व्यंजन वर्ण को अगर हम इसके भेद करके बताएंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा, ठीक है ना। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये 4 प्रकार के व्यंजन है, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना। तो स्पर्श जो व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25, जिसे आप जानते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग मतलब क ख ग घ गौ, च वर्ग का मतलब च छ ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, ठीक है ना। इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। कितने हैं, 5-5 वर्ण, प्रत्येक वर्ग में क्या है, 5 वर्ण है। तो 5 वर्ग हैं, तो 5 वर्णों को 5 से गुणा करो तो 25 हो जाएगी वर्णों की संख्या। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या होती है 25। कभी कभी पूछ लेता किसी एग्जाम में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आपको सीधा पता होना चाहिए 25, ठीक है ना। और उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। इसके अंतर्गत 4 ध्वनियां आती है, य, र, ल और वो, ठीक है ना। और आता है इसके बाद ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। ये मुख्य 3 प्रकार हैं। ऊष्म व्यंजन में आता है स, तालिब्य स, मूर्धन्य स, दांती स और ह, ठीक है ना। तो 4 अंतस्थ वर्ण और 4 ऊष्म व्यंजन, 8 हो गए, और 25 स्पर्श व्यंजन, 25 8 33 व्यंजन। सिद्ध हो गए कि व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है ना। और अतिरिक्त रूप से अगर हम देखेंगे तो चौथा जो प्रकार है वो होता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन होता है अक्षा, अ प्लस क प्लस सौ से बना हुआ है, तालिब्य श, मूर्धन्य श, ठीक है ना। अक्ष, त्रह, ज्ञ और स्र, ठीक है। अगर हम वर्णमाला में इन चारों को भी अगर जोड़ें तो वर्णों की संख्या कुल हो गई 50, ठीक है ना। और एक होता अ और ढ, ठीक है ना।
तो ये होते कुल वर्णों की अगर पूरी संख्या बोल जाए हिंदी में मूल रूप से, ठीक है ना, तो वो होगी 52। और उच्चारण की दृष्टि से अगर देखें हम वर्णों की संख्या, तब हो गई है 46। ठीक है ना। तो आपने पढ़ा व्यंजन भी सिद्ध हो गए, ठीक है ना। और थोड़ा सा दो पढ़े थे हमने, अनुस्वार और विसर्ग, अयोग वाह वर्ण जिसे कहते हैं, ठीक है ना। और एक होता है अनुस्वार, अनुस्वार मतलब अंग, ऊपर से जो बिंदु लगता है अनुस्वार, अ के पीछे से जो दो बिंदु लगते हैं, है ना, वो हो गया विसर्ग। इन्हें हम अयोग वाह वर्ण भी कहते हैं, ठीक है ना। अब अगला है उच्चारण के आधार पर, ठीक है ना, या हम कह सकते वायु प्रक्षेप, काकल की दृष्टि से वर्णों है ना, व्यंजन है ना, व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन दोनों द्वारा ढोए जाते हैं, ठीक है ना। उनके व्यंजन के दो प्रकार होते हैं, उच्चारण के आधार पर या वायु प्रक्षेप काकल की दृष्टि से। उच्चारण, काकल उच्चारण की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। आता है कभी कभी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन वो होते हैं जैसे अल्प प्राण व्यंजन जिसमें वर्गीय व्यंजन की, वर्गीय व्यंजन आपने पढ़े 5, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। और वर्गीय व्यंजन में आते है ना कि अल्प प्राण में होते हैं वर्गीय व्यंजन के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। वर्गीय व्यंजन के जैसे क वर्ग के प्रथम क, तृतीय ख को छोड़ के ग, पंचम क ख ग घ गौ, क ग और गौ। इसी प्रकार चौ, जौ और यो, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ण के वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, यानी कि 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों के 3-3 वर्ण, यानी कि 15 वर्ण। तो क्या हो गए, ये वर्गीय व्यंजन के हो गए, ठीक है ना। प्लस इसमें होते हैं 11 स्वर होते हैं अल्प प्राण में। अल्प मतलब सूक्ष्म रूप से, जिन जो स्वतंत्र होते हैं सूक्ष्म रूप से, ठीक है ना। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं। तो इसमें 11 स्वर वर्ण, 15 वर्गीय व्यंजन तथा एक क्या होता है अनुस्वार अंग, पहला वाला वर्ण, ठीक है ना, अंग अनुस्वार। और उसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन भी इसके अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन यानी कि यो, रो, लो और वो। तो इस प्रकार 15 वर्गीय व्यंजन हो गए, 11 स्वर हो गए, ठीक है ना। तो 15 1 16 10 26, 4 इसमें हो गए अंतस्थ व्यंजन, 26 4 30 और एक हो गया अंग अनुस्वार। तो इस प्रकार कुल अल्प प्राण जो होते हैं उनकी संख्या हो गई 31, ठीक है ना, 31। अब दूसरा होता है महाप्राण, ठीक है ना, जिनकी संख्या अल्प प्राण के मुकाबले आधे से एक कम, ठीक है ना। वहां आधे से एक, आधा से कम हो जाएगा, वहां 31 है तो यहाँ उसका एक कम, 30 का आधा 15, ठीक है ना। इनकी संख्या होती है 15। अल्प प्राण होते हैं 31, जिसमें प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण, अंतस्थ व्यंजन, अनुस्वार और सभी स्वर वर्ण, यानी कि 11 स्वर वर्ण। तो उनकी संख्या हो रही थी 31। और महाप्राण में होती थी, वहां होती थी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम। तो बचा कौन, द्वितीय और चतुर्थ। महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन और क्या होता है लास्ट, क्या सोचा, विसर्ग। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्गीय व्यंजन के 2-2, दूसरा और चौथा, 5 दूना 10 वर्ण, ठीक है ना, एक विसर्ग और 4 ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार इनकी संख्या कुल होगी 10 धन 1 धन 4, यानी कि ऊष्म व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या होती है 15 है, ठीक है ना। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 15 है, ठीक है ना। अब आगे हम देखें कि जो वर्ण है उनके भी कुछ और भेद हैं, ठीक है ना, कि स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के 2 अन्य भाग भी हैं, सघोष और अघोष। सघोष होता है
सगोश वर्ण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सगोश मतलब जिसमें जो वर्ण होते हैं वो जो वायु उन्हें धक्का देकर बाहर निकालती है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्णों के पीछे वाले वर्ण तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग, यानी कि क ख छोड़कर ग घ गौ, च छ छोड़कर ज झ यो, ट ठ छोड़कर ड ढ ण। ठीक है ना। ये प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। और अंतस्थ व्यंजन य र ल व 4 और ह 5। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, सघोष या घोष हम जिसे कहते हैं। ठीक है ना। तो सघोष होते हैं जिनमें क्या होते हैं, स्वर तंत्रियां आपस में मिल जाती है। इसके अंतर्गत वर्गीय वर्णों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। ठीक है ना। इसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन और ह, तृतीय, चतुर्थ, पंचम यानी कि 5 दिया 15, अंतस्थ व्यंजन 4, 15 4 19 और 1 ह 20, है ना। तो सघोष या घोष होती है, इनकी संख्या होती है 20। ठीक है ना। और दूसरा जो अघोष होता है इसके अंतर्गत आते हैं जो छोटा हो वर्गीय व्यंजन के पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है ना। और 300 आते हैं, हो तो ऊपर चले गया, 300 आते हैं। ठीक है। 5 दूनी 10, 3 13, इनकी संख्या हो गई 13। ठीक है ना। तो ये हमने वर्ण पढ़े, तो ये मूल रूप से हमने वर्णों को पढ़ा। ठीक है ना। तो आप लोग भी हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। और इसके नोट्स बनाएं, खूब शेयर करें, ताकि आप लोग इसे कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है ना। जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आपके काम आने वाला है। ठीक है ना। तो धन्यवाद आज की कक्षा के लिए।